पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, यानी कि पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल नेचर को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पार्टिकल नेचर तो पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं मैटर क्या होता है। ओके, तो चलिए, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस, यानी कि कोई भी चीज हमारे अराउंड जो भी चीजें हैं जिनके पास मास है और वो स्पेस अगर ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो वो सारे मैटर की कैटेगरी में आते हैं। ओके, जैसे क्या हो गया, वाटर बॉटल, बुक्स, बैग, साइकिल, जो भी हमारे अराउंड है जिसके पास वजन है, मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो है मैटर। ओके, अब क्या है नेक्स्ट लाइन, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जो भी चीज आप देख रहे हो, वाटर बॉटल, बुक्स, साइकिल, सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ओके, जिनको हम कहते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो किसी केस में हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, किसी किसी केस में एटम्स बोलते हैं, जिनको हम हायर स्टडीज में, हायर स्टडीज मीन्स क्लास 9 में हम पढ़ने वाले। ओके, तो अभी हम इसके बाद की स्लाइड जो है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये क्या है, सैंड है। तो सैंड को ऐसे हम ढेर लगा सकते हैं, यानी कि पाइल अप कर सकते हैं, बट वाटर को तो नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है कि वाटर को जब हम वाटर बॉटल में रखते हैं तो वो वाटर बॉटल के शेप का हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसको डिस्पोज करते हैं यानी फेंक देते हैं तो उस वाटर का शेप जो है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर्स हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और आप अपने शाहिद सर से अगर पढ़ लोगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ही मजा आने वाला है, एनिमेशन से पढ़ने वाले हैं हम लोग। और हाँ, एनसीईआरटी में जो पॉइंट वाइज जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो है आपकी बुक में है वो है व्हाट इज मैटर कंपोज्ड ऑफ, यानी मैटर किस चीज से बना है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 7.1, लेट अस एक्सप्लोर। क्या करेंगे इसमें, चौक ले लेंगे, ठीक है, चौक जिससे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। चौक को क्या करेंगे, पहले हम उसको क्रश कर देंगे यानी कि तोड़ देंगे, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स में हमने उसको तोड़ दिया। देन क्या करेंगे, अगेन उसको ग्राइंड कर देंगे यानी पाउडर फॉर्म में कर देंगे, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में हमने फर्दर इन, देखिए पहले हमने चौक को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर लिया, अगेन ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बन रहे हैं उनको भी हमने और ग्राइंड करके और फाइन पार्टिकल्स में यानी कि पाउडर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी आप देखोगे कि पहले जो चौक था उससे भी आप ब्लैक बोर्ड पे लिख पा रहे हो, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हुए इनसे भी आप लिख पा रहे हो, और ये जो पाउडर फॉर्म में बना है इससे भी आप ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हो। यानी कि चौक की जो प्रॉपर्टी है वो रिटेन है, यानी कि वो खो नहीं रहा है, उसकी प्रॉपर्टी वही रह रही है। चौक की जो प्रॉपर्टी है लिखने की, वो प्रॉपर्टी जब हम उसको फिजिकल चेंज कर दे रहे हैं यानी उसको तोड़ते जा रहे हैं, फाइन पार्टिकल्स करते जा रहे हैं, फिर भी वो चौक ही है। कहने का मतलब कि चौक पहले भी था और अभी भी चौक है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि कभी तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि इसको हम टाइनी जो पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक किए जा रहे हैं, छोटे-छोटे किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। लेकिन कोई एक ऐसा स्टेज आएगा जब जाकर के ये रुक जाएगा। यानी कि फर्दर उसको हम ब्रेक नहीं कर पाएँगे। ओके? तो उसी को बोलते हैं हम कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, यानी कि ये जो चॉक है, चॉक के जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स भी हैं, वो भी फाइन छोटे-छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं। ठीक है? एक स्टेज ऐसा आएगा कि वो पार्टिकल्स को हम फर्दर तोड़ नहीं पाएँगे। यानी कि एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, छोटे-छोटे पार्टिकल्स जुड़ करके एक मैटर को बना देते हैं। यानी कि जो चॉक है, बड़ा चॉक है, ये जो भी चीज़, जो भी मैटर हम देख रहे हैं अपने अराउंड, पेन है, बुक है, टेबल है, साइकिल है, सारे मैटर जो हैं वो छोटे-छोटे पार्टिकल्स मिल करके बने हुए हैं। छोटे-छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़ करके एक मैटर को बना दे रहे हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्या है, एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 7.2, लेट अस परफॉर्म। इसमें क्या करना है आपको, 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लेनी है, एक ग्लास ले लो, उसमें वाटर ले लो, और फिर क्या ले लो, शुगर ले लो। शुगर उसमें 1 स्पून शुगर डाल दो वाटर में, और उसको आपको क्या करना है, स्टायर करके उसको डिसॉल्व कर लेना है। ठीक है, डिसॉल्व कर लीजिए।
अब देखोगे आप कि आफ्टर डिसॉल्विंग, डिसॉल्व होने के बाद शुगर कहाँ गया? शुगर गायब हो गया। गायब कहाँ हो गया? दिख तो नहीं रहा है डिसॉल्व होने के बाद, लेकिन वो गायब नहीं हुआ है। कैसे गायब नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा? आप इसको टेस्ट करके देखो। ये जो आपने शुगर डिसॉल्व कर दिया वाटर में, उसको टेस्ट करके देखो, वो स्वीट लगेगा कहीं से भी। नीचे से आप वाटर को उठाओ, पूरा स्टार कर दो, पूरा घोल दो, और एक स्पून कहीं से भी आप वाटर को लेकर के टेस्ट करो, तो स्वीटनेस सेम होगी। ओके, तो क्या हुआ एक्चुअली में? एक्चुअल में जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, वाटर भी पार्टिकल से बना हुआ है, उसमें जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो जा करके बैठ गए हैं, यानी कि डिसॉल्व हो गए हैं, डिसअपियर हो गए हैं। ओके, तो देखिए इन दोनों एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। यानी कि इन्हीं पार्टिकल्स से वो कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं, बने हैं। ठीक है, अ constituent particle is the basic unit that makes up a larger piece of a substance or material. कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, और उसी को बेसिक यूनिट कह रहे हैं क्योंकि फर्दर उसको हम तोड़ नहीं सकते। ओके, चलिए, तो जैसे देखिए शुगर पार्टिकल है, शुगर क्रिस्टल है, शुगर का एक क्रिस्टल है ये। ओके, एक छोटा सा टुकड़ा, वो किस चीज से बना हुआ है? टाइनी पार्टिकल्स से। किस चीज के टाइनी पार्टिकल्स? शुगर के टाइनी पार्टिकल्स। छोटे छोटे शुगर के टाइनी पार्टिकल्स हैं, वो आपस में जुड़ करके इस तरीके से एक शुगर का क्रिस्टल बना रहे हैं। ओके, इसी तरीके से वाटर में है, वाटर बॉटल में वाटर रखी हुई है, ये वाटर भी जो है वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है ना? जो वाटर हम लोग देख रहे हैं वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स आपस में जुड़ करके वाटर को बना रहे हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनके बीच में ना एक स्पेस होती है, उसको क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस। हर एक पार्टिकल, हर एक दो पार्टिकल के बीच में एक स्पेस होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? इंटर पार्टिकल स्पेस। ओके, चलिए, अभी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को लेकर के। फर्स्ट इज दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। जितने भी मैटर हैं उनके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है? वो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये टाइनी पार्टिकल्स जो हैं। इनको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स, आपने बचपन में खेला होगा, बिल्डिंग ब्लॉक को हम लोग जोड़ जोड़ करके कुछ बना देते हैं, बिल्डिंग बना देते हैं। ओके, तो वो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो छोटे-छोटे होते हैं, उनको उनसे फर्दर वो छोटे तो नहीं होते हैं, उन्हीं को आपस में जोड़ करके हम बना देते हैं। इसी तरीके से कोई भी मैटर जो है, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, वो टाइनी एक पार्टिकल है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसको कहते हैं। वही पार्टिकल्स आपस में जुड़-जुड़ करके एक बड़ा-सा मैटर बना देते हैं। ठीक है, जैसे शुगर क्रिस्टल का मैंने एग्जांपल दिया। शुगर का क्रिस्टल जो है वो छोटे-छोटे टाइनी शुगर के पार्टिकल्स आपस में जुड़ करके एक शुगर का क्रिस्टल बना देते हैं। वाटर का एग्जांपल दिया मैंने। वाटर जो लिक्विड है, वाटर के छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं, वो आपस में जुड़ करके वाटर बना रहे हैं। ओके, सेकंड थिंग, ईच पार्टिकल रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। जैसे देखिए एक्टिविटी फर्स्ट जो हमने किया है, चौक को हमने पाउडर में कन्वर्ट किया था, तो मैंने कहा था ना कि चौक की प्रॉपर्टी वो लूज नहीं कर रहा है, उसको जब हम फाइन पाउडर में भी कन्वर्ट कर दे रहे हैं तब भी वो उससे आप ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हो, यानी कि प्रॉपर्टी वो अपनी लूज नहीं कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो रिटेन्ड है। ईच पार्टिकल रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर while कीपिंग द सेम प्रॉपर्टीज। उसको फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते कि वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। कौन? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, उसको फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज द स्पेसेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड इंटरपार्टिकल स्पेस, जिसको हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि हर एक दो पार्टिकल्स जो होते हैं ना, उनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? उनके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं, जैसे ये दो पार्टिकल्स हो गए, उन दो पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम?
इंटर पार्टिकल स्पेस। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? इंटर पार्टिकल स्पेस। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, आवर साइंटिफिक हेरिटेज। तो अपने इंडिया में भी मैटर के बारे में और ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं उनके बारे में भी बताया हुआ है। आचार्य कनड जो थे, एन एंशियंट इंडियन फिलोसोफर, फर्स्ट स्पोक अबाउट द आइडिया ऑफ परमाणु यानी एटम। एटम जो टाइनी पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसके बारे में आचार्य कन्नड़ ने बताया था और उसको नाम क्या दिया था उन्होंने? परमाणु। ओके, ही बिलीव्ड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ tiny indivisible eternal particles called parmanu. Okay, this idea was written in his work called Vaisheshika Sutras. ओके, तो ये अपनी साइंटिफिक हेरिटेज हो गई जो आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। चलिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जैसे चौक है। चौक भी छोटे छोटे चौक के पार्टिकल्स मिलकर बना है। लेकिन ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए कैसे हैं? हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म द सॉलिड पीसेस वी सी? चौक जो हम लोग सॉलिड फॉर्म में देख रहे हैं, उसमें वो तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए कैसे हैं? ये क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर अब हमें मिलने वाला है। व्हाट डिसाइड्स डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर? यानी कि कोई मैटर सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस फॉर्म में है, तो वो क्या चीज डिसाइड कर रहा है? किस चीज के बेस पर हम कह सकते हैं, साइंटिफिकली हम कैसे बोल सकते हैं कि क्यों ये सॉलिड है, क्यों ये लिक्विड है, क्यों ये गैस है? ओके, तो इसका आंसर मिलना है हमारा, द constituent particles of matter are held together through forces which are attractive in nature. These forces are called interparticle attractions. यानी जो भी छोटे छोटे प्राणी पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, हर एक पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसको हम बोलते क्या है? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। ये इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन एक अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन टू पार्टिकल्स। ओके, चलिए देखिए, आपको समझाने के लिए एक एनिमेशन यहाँ डाला मैंने। ये दो पार्टिकल्स हो गए। ये दो पार्टिकल्स एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और इसी को बोलते हैं क्या है हम? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। ओके, चलिए अभी एक स्टोरी है जिसके जरिए आप लोग को ये सारा जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का अभी क्लियर हो जाने वाला है। देखिए, सपोज कि ये दो स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों का एक ही स्कूल में एडमिशन होता है। ओके, तो अभी एडमिशन हुआ है तो एक ही क्लास में हुआ है। तो क्लास में कोई कहीं बैठ रहा है, कोई कहीं बैठ रहा है, मीन्स दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी ज्यादा है। कोई अट्रैक्शन नहीं है दोनों के बीच में, कोई फ्रेंडशिप नहीं हुई है। अब सपोज करो कि ये दोनों आपस में मतलब कुछ एट सम डिस्टेंस बैठने लगते हैं, है ना? कुछ डिस्टेंस पर ये लोग बैठने लगते हैं और हाय हेलो होने लगता है। ठीक है, यानी कि कुछ अट्रैक्शन हो गया। नाउ सपोज करो कि एक ही बेंच पर, एक ही डेस्क पर दोनों आकर के बैठने लगते हैं। दैट मीन्स अब अट्रैक्शन और ज्यादा है, फ्रेंडशिप और गहरी होगी, है ना? तो बस यही केस है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका भी यही केस है कि जितने दूर होंगे, जितनी स्पेस ज्यादा होगी, अट्रैक्टिव फोर्स जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो उतनी ही कम होगी। जैसे जैसे पास आते हैं, जैसे जैसे इंटर पार्टिकल स्पेस रिड्यूस होती है, वैसे वैसे जो अट्रैक्शन है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, वो भी इंक्रीज होने लगती है। यानी जितना पास आएंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन। बस इसी पर डिपेंड करता है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी कि कोई चीज सॉलिड है, कोई चीज लिक्विड है, कोई चीज गैस है, वो क्यों है? कोई चीज सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, वो क्यों है? The strength of this interparticle attractions depends on how close the particles are. जितने नजदीक होंगे उतनी ज्यादा attraction force होगी, interparticle attraction उतनी ज्यादा होगी। The physical state, solid, liquid और gas depends on the strength of the interparticle attraction. जैसा मैंने कहा कि सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? द स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन।
जिसमें इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है वो क्लोज होंगे। जैसे दो फ्रेंड्स वाला जो मैंने किस्सा बताया, तो उसमें भी क्या हो रहा था, जब पास आ गए इंटर पार्टिकल स्पेस रिड्यूस हो गई, पास आ गए तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो वही केस होता है सॉलिड में। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत पास पास होते हैं। यहाँ फिगर में आप देख सकते हो कि इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। नेग्लिजिबल डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में नेग्लिजिबल डिस्टेंस होता है इन केस ऑफ सॉलिड्स। वेयर एज इन लिक्विड, लिक्विड में आप देख सकते हो कि जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से डिस्टेंस पर है, यानी कुछ गैप है। ठीक है, तो गैप हो गया तो अट्रैक्शन जो है वो भी कम हो गया। अब गैस के केस में, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच में अट्रैक्शन भी बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस अल्टीमेटली डिसाइड्स द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। जितनी ज्यादा इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होगी, जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगी, उतना ज्यादा ही उतनी स्पेस कम होगी तो वो सॉलिड हो जाएगा, और अट्रैक्शन कम होगी तो वो दूर चले जाएंगे पार्टिकल्स, तो वो हो जाएगा लिक्विड। और अट्रैक्शन और भी कम हो जाएगी तो जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो वो हो जाएगा गैस स्टेट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो क्लियर हो रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए अभी हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड स्टेट्स में पार्टिकल का क्या होता है, कितनी स्पेस होती है, क्या अट्रैक्शन होता है। ओके, इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर पैक्ड टाइटली टुगेदर। जैसा हमने देखा लास्ट स्लाइड में, टाइटली टुगेदर, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत नजदीक नजदीक होते हैं और बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। द इंटरपार्टिकल अट्रैक्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि बहुत पास पास हैं, तो जैसे मैंने बताया कि पास पास होंगे तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। तो वही कह रहा है इंटरपार्टिकल अट्रैक्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सो पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रीली। ओके, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत पास पास हैं, टाइटली पैक्ड हैं। तो दोनों की, दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है, तो आपस में जुड़े रहेंगे ना, वो कहीं फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। दे जस्ट वाइब्रेट अबाउट देयर पोजीशन। क्या होते हैं, जस्ट वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, अपने पोजीशन के बस अराउंड ऐसे ऐसे से करके वाइब्रेट करते हैं, वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रीली, दे जस्ट वाइब्रेट अबाउट देयर पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है आपका बुक में, जो एक्टिविटी 7.3 है उसमें आपको कलेक्ट करना है कुछ सॉलिड्स, और फिर उनको आपको चेक करके देखना है कि जो सॉलिड्स हैं वो काफी काफी टाइट होते हैं, हार्ड होते हैं। रीजन क्या है, वही जो हमने पढ़ा कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोज क्लोज होते हैं, तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो वेरी स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो वो आपस में पैक्ड होते हैं और वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते। ओके, वो जस्ट वाइब्रेट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, व्हाई आर सॉलिड्स हार्ड एंड कीप देयर शेप। तो ये भी हमने देख ही लिया अभी, तो आप लोगों को ये चीज तो क्लियर हो ही गई होगी, सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड द इंटरपार्टिकल अट्रैक्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो ही गया होगा। नाउ दिस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कीप द पार्टिकल्स इन फिक्स पोजीशन, जैसा हमने देख लिया है, गिविंग सॉलिड्स अ डेफिनिट शेप एंड मेकिंग देम हार्ड टू ब्रेक अपार्ट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ चलिए, अब एक क्वेश्चन है, व्हेन सॉलिड्स मेल्ट, सॉलिड्स मेल्ट कब होते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉलिड्स मेल्ट कब होते हैं। तो सॉलिड्स मेल्ट कब होंगे, जब हम इनको हीट करेंगे। व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड देयर पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर विगरसली। जैसे हमने देखा कि सॉलिड्स के पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं करते हैं, ये जस्ट वाइब्रेट। ठीक है, तो जब हम हीट करते हैं ना सॉलिड्स को, तो ये वाइब्रेशन जो है वो बहुत विगरस हो जाता है, बहुत फास्ट वाइब्रेशन होने लगता है। तो यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, यहाँ पे ये सॉलिड है, फिर इसको हमने हीट किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल्स विथ इंक्रीज वाइब्रेशन,
वाइब्रेशन इंक्रीज हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। तो वाइब्रेशन होते-होते एक स्टेज ऐसा आता है कि जो स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस है, वो बहुत इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू इन सॉलिड। ये स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन दिस वाइब्रेशंस बिकम सो विगरस दैट द पार्टिकल्स स्टार्ट लीविंग देयर पोजीशन। बहुत विगरस हो जाता है और ये अपने स्पेस को इंक्रीज कर लेते हैं, मीन्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। दूर चले जाते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स भी जो है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है वो रिड्यूस हो गया, तो वो लिक्विड फॉर्म में चले हो जाते हैं। क्योंकि लिक्विड में हमने देखा कि इंटर पार्टिकल स्पेस जो होती है वो ज्यादा होती है। तो इस तरीके से हम सॉलिड को मेल्ट कर लेते हैं। यानी कि सॉलिड मेल्ट क्यों होते हैं? सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनका वाइब्रेशन बहुत फास्ट हो जाता है और एक ऐसा स्टेज होता है आता है जब वो एक दूसरे से इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है और वो सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, देखिए, द इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गेट वीकेंड एंड द सॉलिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट। The temperature at which this happens is the melting point of the solid. जिस टेम्परेचर पर ये ऐसा हुआ कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उसको क्या बोलते हैं हम? उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है अब? तो देखो, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वो मिनिमम टेम्परेचर जब सॉलिड स्टार्ट हो जाता है मेल्ट करना एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहने का मतलब कि नॉर्मल जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग रह रहे हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो। ऐसा नहीं कि प्रेशर जब इंक्रीज कर देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट सेम रहेगा, ऐसा नहीं है। जब हम प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, जिस चीज को हम मेल्ट कर रहे हैं, सपोज कि हम आयरन को मेल्ट कर रहे हैं और आयरन को एटमॉस्फेयर पर जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मींस खुले में जब हम मेल्ट कर रहे हैं तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो दी हुई है यहाँ पे 1538 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब इस प्रेशर को, यानी कि नॉर्मली हम खुले में आयरन को अगर मेल्ट नहीं करते हैं, उसके अराउंड प्रेशर को हम इंक्रीज कर देते हैं। जस्ट लाइक प्रेशर कुकर जो होता है जिसमें खाना बनता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? क्योंकि अगर उसमें आप अगर राइस बना रहे हो, चावल बना रहे हो, तो उसमें जो है ना, उसमें स्टीम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज हो गया तो राइस का जो पकने का जो टेम्परेचर था वो रिड्यूस हो जाता है, मींस कम टेम्परेचर पर ही वो खाना पक जाता है। तो वही केस है कि मेल्टिंग पॉइंट को जब भी हम डिफाइन करेंगे तो उसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये वाला वर्ड जोड़ना, ऐड करना बहुत नेसेसरी है। मेल्टिंग पॉइंट अगर किसी भी मैटर की हम बात कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस कब है? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मींस खुले में, नॉर्मल, जैसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रह रहे हैं। अगर इस प्रेशर को इंक्रीज कर दें, डिक्रीज कर दें, तो ये जो मेल्टिंग जो टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, जब हम डिफाइन कर रहे हैं, तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्ड जोड़ना बहुत नेसेसरी है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल बना हुआ है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, यूरिया का 133 डिग्री सेल्सियस, आयरन का 1538 डिग्री सेल्सियस। ये आपके एनसीईआरटी में 3 मटेरियल जो हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट दी हुई हैं, तो इनको आप याद कर लेना। ओके, चलिए, ठीक है, जैसे हमने देखा सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और जब उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये जनरली यही होता है, लेकिन आइस इज एन एक्सेप्शन। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आइस में ऐसा नहीं होता है। आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म में होता है ना, लेकिन इसको जब हम लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं ना, तो इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो इंक्रीज होने चाहिए थी लेकिन रिड्यूस हो जाता है। जब आइस वाटर में कन्वर्ट होता है तो इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इंटर पार्टिकल स्पेस जो आइस में होती है ना, वो वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। सॉलिड है फिर भी यहाँ पे इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होती है। ओके, वेयर एज जनरली ऐसा होता नहीं है।
जनरली जितने भी मटेरियल्स हैं उनके सॉलिड फॉर्म में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होगी वो कम होगी, क्योंकि सॉलिड्स का हमने देखा कि टाइटली पैक्ड होते हैं। और उसको जब हम लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे आयरन को हम मेल्ट कर देंगे तो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, तो वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आइस में ऐसा नहीं होता, आइस में इसका जस्ट अपोजिट है। आइस में आइस सॉलिड फॉर्म में है, तब भी इसमें जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो ज़्यादा होगी, और लिक्विड में कन्वर्ट होती है वो इंटर पार्टिकल स्पेस जब इंक्रीज होने चाहिए थी लेकिन रिड्यूस हो जाती है। आइस इज एन एक्सेप्शन। ओके, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम करेंगे लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में इंटर पार्टिकल स्पेस या अट्रैक्शन कैसे होती है, थोड़ा बहुत हमने उस इसके बारे में पढ़ लिया है कि लिक्विड में इंटर पार्टिकल स्पेस एज कम्पेयर टू सॉलिड ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, ये अपना लिक्विड हो गया और इसके पार्टिकल्स हो गए। आपको दिख रहा होगा कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, ठीक है। In liquids, particles are less tightly packed than in solids. They are still close together, but interparticle attractions are weaker than in solids. क्या होता है as compared to solid? जैसे लास्ट स्लाइड में हम देखा कि जनरली सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड और लिक्विड को कंपेयर करें तो लिक्विड में इंटरपार्टिकल स्पेस जो होती है वो ज्यादा होती है। इंटरपार्टिकल स्पेस ज्यादा होगी तो इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन भी कम होगी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ओके, तो लिक्विड में इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन जो होती है वो वीकर होती है, वीकर देन इन सॉलिड्स। चलिए, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई डू सॉलिड्स फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ कंटेनर। ठीक है, जैसा हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि वाटर है जो वो वाटर बॉटल में रखते हैं तो वाटर बॉटल का शेप का क्यों हो जाता है, तो उसका आंसर अब हमें मिलने वाला है। देखिए, एक्टिविटी 7.4 क्या करेंगे, 200 ml वाटर ले लेंगे, ठीक है, मेजर करके किसी भी चीज में 200 ml हम मेजर करके वाटर ले लेंगे, और उस वाटर को पहले इस शेप के बॉटल में डालेंगे, फिर इस जग में डालेंगे, फिर इस ग्लास में डालेंगे। आप क्या देखोगे कि शेप जो है वाटर का वो चेंज हो रहा है, ठीक है, जिस कंटेनर में रख रहे हैं उसी कंटेनर का वाटर हो जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो 200 ml ही होगा, क्योंकि 200 ml हमने मेजर करके डाला है तीनों में, ठीक है। ये हाइट आपको डिफरेंट दिख रही होगी बिकॉज ऑफ शेप, शेप तीनों का डिफरेंट, इसलिए हाइट डिफरेंट दिख रही है, लेकिन जो वॉल्यूम है 200 ml वो तीनों में 200 ml ही होगा। ओके, तो देखिए, द लिक्विड और वाटर ऑलवेज टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, द वॉल्यूम स्टेज द सेम। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जो पार्टिकल्स है ना, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस ज्यादा है, तो दे कैन मूव फ्रीली, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो जिस शेप कंटेनर में आप डालोगे उसी शेप के वो हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के दो पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है वो कम है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स ना, तो जहां भी वो जाएंगे, जिस शेप के भी कंटेनर में जाएंगे उसी शेप के हो जाएंगे। और एक और चीज, यू कैन मूव योर फिंगर थ्रू वाटर बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड। आप ये करके देख सकते हो कि हम लोग क्या करते हैं, वाटर में जब फिंगर को ऐसे करके जब मूव करते हैं तो क्या देखोगे आप कि यू कैन इजिली मूव योर फिंगर इन वाटर। आप अपने फिंगर को आसानी से उसमें मूव कर सकते हो। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन वैसा नहीं है जैसे सॉलिड्स में था, इसी वजह से स्पेस भी ज़्यादा है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है, तो वो वाटर के पार्टिकल्स फ्रीली मूव हो सकते हैं, तो इसी वजह से हम अपने फिंगर को भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। ओके, दे आर फ्री टू मूव बट ओनली विद इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड में ही मूव करेंगे, क्योंकि इतना भी इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कम नहीं है, इतना भी वीक नहीं है कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर चले जाएं, लिमिटलेस, जैसे कि गैस में होता है। ठीक है, अभी गैस में पढ़ेंगे वो चीज। ओके, तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, और अट्रैक्शन फोर्स जो है इस वजह से वो कम है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि एक दूसरे को छोड़ करके दोनों पार्टिकल्स एक उधर जा रहा है तो एक उधर जा रहा है, ऐसा नहीं है।
ओके, ये गैस के केस में होता है। तो गैस के केस में वो पढ़ेंगे। नाउ जैसे सॉलिड्स को हीट किया और मेल्ट किया, उसी तरीके से लिक्विड को भी हीट करेंगे हम। हीटिंग लिक्विड्स, लिक्विड्स को हीट करते हैं तो क्या होता है? चलो, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, इट्स पार्टिकल्स गेन एनर्जी लीडिंग टू इंक्रीज्ड मूवमेंट। ठीक है, जैसे सॉलिड्स को हमने हीट किया था तो क्या हुआ था? सॉलिड्स के पार्टिकल्स तो जस्ट वाइब्रेट करते हैं, दे कैन नॉट मूव फ्रीली, फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, तो जस्ट वाइब्रेट करते हैं। तो सॉलिड्स को हीट करते हैं तो क्या होता है? वो वाइब्रेशन जो है वो मोर विग्रस हो जाता है, वो फास्ट वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है, एनर्जी, हीट एनर्जी लेकर के सॉलिड्स के पार्टिकल्स फास्ट वाइब्रेट करने लगते हैं। लिक्विड के केस में क्या होता है? लिक्विड के पार्टिकल्स भी हीट एनर्जी गेन करके क्या करते हैं? लीडिंग टू इंक्रीज्ड मूवमेंट, क्योंकि ये तो फ्रीली मूव कर सकते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स है, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो जब इनको हीट करते हैं तो ये जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो क्या होगा? इवेंचुअली अ स्टेज इज रीच्ड वेयर द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड कन्वर्टिंग टू वेपर। ओके, ये क्या होता है? एक ऐसा स्टेज पहुंचेगा कि जब लिक्विड लिक्विड के पार्टिकल्स जो हीट हो रहे थे तो उनकी मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो गई थी। तो वो मूवमेंट होते 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 वो एक ऐसा स्टेज पहुंचेगा कि वाटर जो है या लिक्विड जो है वो बॉयल होने लगेगा और वो कन्वर्ट होने लगता है वेपर में। ओके, और बेसिकली आप ये देख भी सकते हो, जब आप लोग वाटर को हम लोग बॉयल करते हैं ना गैस पर, तो आप देख सकते हो कि उसमें बबल फॉर्मेशन होते हैं और वो मूव करते हैं। आप क्लोजली देखना, वाटर के पार्टिकल्स, लगता है ना वाटर उसमें इस तरह से वेव कर रहा है, ठीक है ना, मूव कर रहा है। तो वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स जब हीट हो रहे हैं ना, तो वो हीट एनर्जी लेकर के उनकी जो मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है, फास्ट मूव होने लगते हैं। तो वो आपको वाटर मूव होता दिखता भी है, ठीक है? और मूव होते 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 एक स्टेज ऐसा पहुंचता है कि लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, और बॉयल होकर के वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम लिक्विड टू गैस। यानी कि बेसिकली हुआ क्या? लिक्विड के जो पार्टिकल्स थे वो इतना ज्यादा एनर्जी ले लिए कि एक दूसरे से मूव करने लगे, बहुत दूर जाने लगे, यानी इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो बहुत इंक्रीज होने लग गया। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन जो है वो कम हो गया, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कम हो गया, इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीज हो गया। तो वो क्या हो गए? फ्रॉम लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो गए। ओके, आई होप इट इज क्लियर। देखिए, तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन है, क्या है? द स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड टर्न्स इनटू वेपर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक ऐसा खास टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल होता है एंड टर्न्स इनटू वेपर। ओके, एंड टर्न्स इनटू वेपर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगेन, जैसे मेल्टिंग पॉइंट में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने बोला था कि वहां ऐड करना है, उसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट में भी होता है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन में भी आपको ये वर्ड जो ऐड करना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि देखो, किसी भी चीज को हम लोग बॉयल कर रहे होते हैं ना, तो खुले में जैसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही उसको बॉयल कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कुकर में, प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर नाम क्यों है उसका? क्योंकि उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उसमें वाटर वेपर बनते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो उसमें जो कंटेनर है, जो प्रेशर कुकर है, उसमें प्रेशर बहुत इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इंक्रीज प्रेशर पर जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी मटेरियल का वो इंक्रीज हो जाएगा, और रिड्यूस प्रेशर पर वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जनरली जो हम लोग बात कर रहे हैं किसी चीज की बॉइलिंग पॉइंट की, तो वो स्पेसिफिक टेम्परेचर है एट विच a liquid boils and turns into vapor under atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम लोग उसको बॉयल कर रहे हैं। तो जैसे देखो, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है? वाटर जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर आपको पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस जब हम कह रहे हैं ना, तो ये एट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, इसका जब हम प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, जब प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे, तो वाटर जो है वो और कम टेम्परेचर पर ही बॉयल हो जाएगा। ओके, नाउ at this point particle movement becomes extremely vigorous, causing particles to move apart and weakening the interparticle force of attraction। जैसे मैंने बताया कि
जब हम लिक्विड को हीट करते जाते हैं तो एक स्टेज ऐसा पहुंचता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है टेम्परेचर, कि उसके बाद क्या होता है ना कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, मूविंग अपार्ट, causing particles to move apart and weakening the interparticle force of attraction। अब बहुत दूर चले गए तो जैसे मैंने बताया, जो फ्रेंड्स वाला जो किस्सा था कि दूर चले जाएंगे तो अट्रैक्शन जो है वो भी कम हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी होता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो दूर चले गए तो इंटरपार्टिकल रिएक्शन भी बहुत कम हो गया, तो वो चेंज हो जाते हैं फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ओके, अब जो है वो जो पार्टिकल्स हैं वाटर के वो इतने ज़्यादा अपार्ट हो गए हैं, इतने ज़्यादा दूर हो गए हैं कि अट्रैक्शन फोर्स एकदम नेग्लिजिबल हो गया, तब वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है? वाटर में भी कर सकते थे लेकिन वाटर में उसके वॉल्यूम के अंदर ही। लेकिन अब ये ना एकदम जैसे बोलते हैं ना छुट्टा सा आड़, तो वैसे ये हो गए हैं कि अब कहीं भी जा सकते हैं। तो आपने देखा होगा जो वाटर वेपर है, तो वाटर वेपर वो कहीं भी मूव कर रहा होता है। एटमॉस्फेयर में इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। किसी पर कोई कोई लगाम नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। ओके, नाउ boiling, the first process of water vapor formation that occurs at the boiling point। तो boiling को हम कैसे डिफाइन करते हैं? The first process of vapor formation that occurs at the boiling point। boiling point पर जो vapor formation हो रहा है फास्ट, उसको बोलते हैं हम बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट पर यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जब वाटर की बात कर रहे हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जब वाटर वाटर वेपर में बन रहा होता है तो उसको हम बोलेंगे कि ये बॉइलिंग हो रही है। ओके, इट हैपन्स नॉट ओनली एट द लिक्विड सरफेस बट आल्सो विद इन द लिक्विड इटसेल्फ। जो बॉइलिंग होती है वो सरफेस पर बस नहीं होती है, वो पूरे वॉल्यूम में, पूरे लिक्विड में होती है। ठीक है, ये ऐसा हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आएगा। इवेपोरेशन पढ़ेंगे वहां पे हम लोग। ओके, दिस इज विजिबल एज बबल फॉर्मेशन। बॉइलिंग में बबल फॉर्मेशन इस तरीके से दिखती है। ठीक है, बबल्स बनते हैं as constituent particles escape the liquid stage and convert it into vapor gaseous state। gaseous state में चेंज हो रहे होते हैं इसलिए वो बबल फॉर्मेशन होता है, क्योंकि लिक्विड टू गैस में चेंज हो रहे हैं तो गैस जब भी रिलीज होती है तो बबल्स बनते हैं ना, तो वो दिखता है। अभी देखिए इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में भी क्या होता है कि वाटर टू वाटर वेपर बनता है, लेकिन ये एकदम डिफरेंट है, डिफरेंट देन बॉइलिंग। द स्लोअर प्रोसेस, ये स्लोअर प्रोसेस है और बॉइलिंग क्या था, फास्ट प्रोसेस था। evaporation is slower process of vapor formation that occurs at all temperatures even below the boiling point। जो इवेपोरेशन है इसमें भी वाटर टू वाटर वेपर बनता है, लेकिन ये हर एक टेम्परेचर पर हो जाता है। जरूरी नहीं है कि वाटर से वाटर वेपर बनाने के लिए हमें 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचाना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पर हम कर सकते हैं। अगर किसी और टेम्परेचर पर हो रहा है देन 100 डिग्री सेल्सियस तो उसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम हीट करके अगर किसी चीज को बॉयल कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम बॉइलिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इवापोरेशन, द स्लोअर प्रोसेस ऑफ वेपर फॉर्मेशन दैट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स इवन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि कम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, क्लीनिंग या पोछा, जो घर में पोछा लगाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि पोछा लगा करके फैन को ऑन कर देते हैं, या फिर अगर फैन को ऑन नहीं भी करें तब भी आप देखोगे कि वो जो वाटर है वो ड्राई हो जाता है, इट गेट्स ड्राइड अप, है ना, वो बहुत जल्दी सूख जाता है। ठीक है, तो वो सूख क्यों जाता है, क्या हो गया, वाटर कहाँ चला गया, वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर के एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, तो वहां तो आपने हीट नहीं किया वाटर को, हीट 100 डिग्री सेल्सियस पर आपने हीट नहीं किया वेपर बनाने के लिए, लेकिन फिर भी इवेपोरेट हो गया, तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। ये स्लोअर प्रोसेस होता है, ये बॉइलिंग से काफी स्लो होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, और इवेपोरेशन के बारे में अगर डेप्थ पढ़ना है तो उसके लिए उस पर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। ओके, देखिए अनलाइक बॉइलिंग इट हैपेंस ओनली एट द लिक्विड सरफेस एंड प्रोसीड्स ग्रेजुअली विदाउट बबल फॉर्मेशन। विदाउट बबल फॉर्मेशन, इवेपोरेशन में
बबल फॉर्मेशन नहीं होती है और ये बस लिक्विड के सरफेस पर ही होता है। ठीक है? व्हेयरएज़ इन बॉइलिंग हमने क्या देखा कि वो पूरे वॉल्यूम में, पूरे लिक्विड में, लिक्विड के अंदर भी हो रहा होता है बॉइलिंग। ठीक है? लेकिन ये बस लिक्विड के सरफेस पर होता है। जैसे यहाँ देखो वाटर बकेट है, इसमें वाटर रखी हुई है, तो इसके सरफेस के जो वाटर है, वाटर के जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, वही इवेपोरेट होकर के एटमॉस्फेयर में चलते रहते हैं, जाते रहते हैं। ठीक है? ये आप करके भी देख सकते हो। सपोज़ करो कि आप करके देखना। आप एक बड़ा-सा एक प्लेट लो और प्लेट में वाटर रख दो। ठीक है? थोड़ा-सा ही वाटर रखो और उसको ना कहीं पे शेड में कहीं रख दो आप, रूम में रख दो। आप कुछ दिन बाद देखोगे कि वो सारे वाटर जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो क्या होता है, वो लेयर बाय लेयर मीन्स सरफेस जो प्लेट पर आपने प्लेट में जो वाटर रखा है, वाटर के जो सरफेस पे जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, वो इवेपोरेट होते होते रहते हैं। स्लो प्रोसेस होता है ये और वो इवेपोरेट होकर के चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में। धीरे-धीरे वो सारा जो वाटर है वो डिसअपियर हो जाएगा। यानी सारे डिसअपियर हो गए, सारे इवेपोरेट हो गए। ओके? नाउ गैसेस स्टेट, ठीक है। लिक्विड स्टेट को भी हमने देख लिया कि इसमें इंटर पार्टिकल स्पेस कैसी होती है, अट्रैक्शन कैसी होती है, हीट करते हैं तो क्या होता है। सॉलिड को भी देख लिया, अब है गैसेस स्टेट। तो चलिए देखिए, ये एक बैलून है जिसमें गैस है और ये गैस के पार्टिकल्स यहाँ शो किया हुआ है, यानी कि आप यहाँ देख सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स यानी इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा दिख रही है। इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है वो बहुत वीक होगी। ठीक है? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ज़्यादा तो अट्रैक्टिव फोर्स वीक कम और इंटर पार्टिकल स्पेस कम तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन यानी अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा, जैसे सॉलिड में होता है। ठीक है? तो देखिए इन गैसेस पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट, इंटरपार्टिकल अट्रैक्शंस आर ऑलमोस्ट जीरो, जीरो ऑलमोस्ट होता है। गैस पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं तो कहीं भी घूम रहे हैं। ठीक है? जैसे मैंने कहा छुट्टा सांड जैसा, कहीं भी घूम रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, किसी को भी सींग मार रहे हैं। ठीक है? Why do gases have no fixed shape और वॉल्यूम? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैस के पास फिक्स शेप क्यों नहीं है, फिक्स वॉल्यूम क्यों नहीं है। ठीक है? आपने हमने लिक्विड को तो देखा कि लिक्विड के पास फिक्स शेप नहीं है, जिस शेप में डालो, जिस कंटेनर में डालो उस शेप का हो जाता है। लेकिन लिक्विड के पास फिक्स वॉल्यूम है। लेकिन गैस के पास क्या है, गैस के पास फिक्स शेप भी नहीं है, फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसके लिए एक्टिविटी करेंगे हम। क्या करेंगे? एक्टिविटी 7.5 लेट अस इन्वेस्टिगेट। ठीक है? एक गैस जार लेंगे जो ग्लास का बना हुआ है, लैब में होता है। ओके? और एक बर्निंग इंसेंस स्टिक यानी जिसको अगरबत्ती बोलते हैं, उसको ले लेंगे। ठीक है? और उसको ऐसे गैस जार को अपसाइड डाउन उल्टा करके उसके पास हम इंसेंस स्टिक को ले आएंगे और उससे उसका जो गैस है, जो स्मोक है, उसको हम इसमें कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। ठीक है? अब क्या करेंगे? अब उसको सीधा करके जो हमारा गैस जार है उसको सीधा करके उसके ऊपर हम एक गैस प्लेट से उसको ढक देंगे। ठीक है? इसके अंदर देख सकते हो आप कि स्मोक कलेक्टेड इन द गैस जार, इसमें इसके अंदर इंसेंस स्टिक का जो स्मोक है वो कलेक्टेड है। ठीक है? अभी एक सेकंड गैस जार लेंगे और उसको अपसाइड डाउन करके इसके ऊपर से रख देंगे। ठीक है? इसके जस्ट ऊपर हमने दूसरा गैस जार लिया और उसको इसके ऊपर रख दिया। ठीक है? और अब जो बीच में हमने ग्लास का जो प्लेट रखा था उसको स्लाइड करके हटा लेंगे। आप देखोगे क्या कि थोड़ी देर बाद ये जो नीचे वाला जो गैस जार ए है उसमें जो कलेक्टेड जो स्मोक वो सारे मूव होकर के दोनों में फैल गए इवनली। दोनों में आप देखोगे कि एक जैसे स्प्रेड हो गए हैं, स्प्रेडिंग द स्मोक। ठीक है? तो आपने देख लिया कि गैस के पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं और उनके पास कोई फिक्स्ड शेप या वॉल्यूम नहीं है। शेप देख सकते हो आप कि गैस जार में रखा वो सिलेंड्रिकल शेप का है तो उसी शेप का आपका गैस भी हो गया। और वॉल्यूम देख सकते हो आप कि पहले गैस जार ए में था, हमारा सारा जो स्मोक था वो गैस जार ए में कलेक्टेड था। उसके बाद जब उसके ऊपर हमने गैस जार बी को भी रख दिया तो वो सारा गैस जो है
स्मोक जो है वो ए और बी दोनों में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, स्प्रेड हो गया। यानी कि अब जो वॉल्यूम हो गया स्मोक का वो हो गया जस्ट डबल ए प्लस बी, ए का वॉल्यूम एंड बी का वॉल्यूम। यानी कि गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल है। Gases do not have a fixed shape or a fixed volume. They are compressible and can expand to fill any space. कंप्रेसिबल होते हैं लेकिन गैस, उसके लिए भी एक एक्टिविटी करेंगे। ओके, तो यहां देखिए हम लोग को कुल मिलाकर के क्या मिला कि गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम। ठीक है, और उसके लिए हमने एक्टिविटी किया और उसको हमने शो किया। ठीक है, अभी यही वाली एक्टिविटी आप सेम आयोडीन के साथ भी कर सकते हो। आयोडीन जो वेपर बनाता है तो वो पिंक कलर का दिखता है, तो वो थोड़ा विजिबल होगा, क्लियरली आपको दिखेगा कि किस तरीके से आयोडीन वेपर जो है वो ए टू बी में जा रहा है और स्प्रेड हो रहा है। ओके, सेम चीज है। समरी ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन में हमने क्या सीखा? सॉलिड्स के बारे में कि पार्टिकल्स आर पैक्ड टाइटली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, इसलिए जो पार्टिकल्स होते हैं ऑफ सॉलिड्स वो टाइटली पैक्ड होते हैं, गिविंग डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप होता है एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। रीजन कि इसके जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, तो इसके पार्टिकल्स जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स कैन मूव past each other. Weaker attractions let them flow and take the container's shape, but not compress much. इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं लिक्विड को, जिस तरीके से हम गैस को कर सकते हैं। सॉलिड को भी नहीं कर सकते हैं, लिक्विड को भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस आर कंप्रेसिबल, उसको भी एक एक्टिविटी में हम देखने वाले हैं। ओके, नाउ गैसेस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट विथ नेग्लिजिबल अट्रैक्शंस। बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, बहुत दूर दूर होते हैं, तो जो अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल हो गया, ना के बराबर है। नो डेफिनिट शेप और वॉल्यूम, कैन फिल एनी कंटेनर एंड गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल। ठीक है, गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, लेकिन लिक्विड और सॉलिड्स जो होते हैं वो कॉम्प्रेसिबल नहीं होते। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज 7.3 जो सेक्शन आपके एनसीईआरटी में, हाउ डज द इंटरपार्टिकल स्पेसिंग डिफर इन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ये तो वैसे हमने देख ही लिया है, तो इसको प्रूव करने के लिए, एविडेंस करने के लिए हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेट अस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? इंटर पार्टिकल स्पेस जो होते हैं वो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में डिफर कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा ना कि सॉलिड्स में टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होता है इंटर पार्टिकल स्पेस। गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फार अपार्ट होते हैं, यानी कि लिक्विड से भी, लिक्विड के कंपैरिजन में गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो उसी को एविडेंस करने के लिए हम लोग, प्रूफ करने के लिए एक हम एक्टिविटी कर रहे हैं। सिंपल सा एक्टिविटी है, इसमें क्या करना है आपको, एक सिरिंज लेनी है विदाउट नीडल। ठीक है, नीडल के बगैर लेनी है। ठीक है, अब क्या करना है, इस साइड से ओपन रखना है अभी, और इसका जो प्लंजर है उसको पुल कर लीजिए। पुल कर रहे हैं, दैट मीन्स एयर जो है उसके अंदर आ गया। अब इसका जो टिप है वहां पे आप थंब रखोगे, और अब जो प्लंजर है इसका, उसको पिस्टन को उसको पुश करिए। तो आप देखोगे कि स्लाइटली आप इसको पुश कर पा रहे हो। इन सी पुशिंग द प्लंजर इनवर्ड्स। इसके अंदर क्या है? एयर है। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी गैस है। गैस को आपने पुश किया तो वो स्लाइटली पुश हो रहा है, यानी कि कंप्रेसिबल है। तो इससे हमें क्या मिला? गैसेस पार्टिकल्स हैव लार्जर गैप्स बिटवीन देम। कंप्रेसिबल क्यों है? क्योंकि जो पार्टिकल्स थे ना बहुत दूर दूर थे, तो एक फोर्स लगा करके हमने पुश किया जब हमने पिस्टन को, तो ये पार्टिकल्स जो है वो थोड़े पास पास आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि स्पेस ही इतने ज्यादा थी ना, इतनी ज्यादा स्पेस थी कि वो आपस में एक दूसरे के पास थोड़े थोड़े आ गए, क्योंकि स्पेस ज्यादा थी। लेकिन लिक्विड के इंटर पार्टिकल स्पेस इतनी ज्यादा होती ही नहीं है, सॉलिड्स में तो होती ही नहीं है।
तो इसलिए उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो इस एक्टिविटी से हमें यही पता चला कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अच्छा खासा स्पेस होता है, लार्जर गैप्स होता है, तभी तो हम कंप्रेस कर पा रहे हैं गैसेस को। लेकिन ये केस ये सॉलिड और लिक्विड के साथ नहीं होता है। तो सेम एक्टिविटी आप लिक्विड के साथ भी, वाटर के साथ भी रिपीट कर सकते हो। रिपीट दिस एक्टिविटी यूजिंग वाटर और आप देखोगे कंक्लूजन क्या मिलेगा कि लिक्विड्स हैव मच स्मॉलर गैप्स बिटवीन पार्टिकल्स, सो दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, गैसेस क्या हैं? कंप्रेसिबल हैं, लिक्विड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, है ना? और सॉलिड्स तो कंप्रेसिबल है ही नहीं। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, एक और एक्टिविटी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एविडेंसिंग इंटरपार्टिकल स्पेसेस इन लिक्विड्स। ठीक है, यहाँ भी हम लिक्विड के बीच में इंटरपार्टिकल स्पेस होती है, उसको एविडेंस करने के लिए, ये सब हमने पढ़ लिया है, लेकिन उसको दिखाने के लिए प्रैक्टिकली हम एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, डिजॉल्विंग शुगर, शुगर को डिजॉल्व करना है, जैसे हमने किया था स्टार्टिंग में। तो आपको क्या लेना है, ग्लास वेजल एक ले लिया, उसमें वाटर ले लिया और वाटर में डाल दिया शुगर। ठीक है, शुगर आपने डाल दिया, तो जो आपने सिर्फ वाटर ले लिया था, ओनली वाटर, तो उसका जो वाटर का लेवल था, जो हाइट थी, उसको आपने मार्क कर लेना है ए। मार्क कर लिया। अब जब आपने शुगर डिसॉल्व किया तो आप देखोगे कि वाटर का लेवल थोड़ा सा राइज हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। उसको आपने लेवल कर दिया, हाइट को लेवल कर दिया बी से। ओके, अब आपको एक ग्लास रॉड लेनी है और उसको, इस मिक्सचर को स्टायर करना है, स्टायर करके डिसॉल्व कर लेना है शुगर को। ठीक है, डिसॉल्व करने के बाद अब जो हाइट है उसको अगेन मार्क कर देना है, मार्क कर देना है सी से। ठीक है, आप देखोगे कि इसके पहले जब हमने शुगर डाला था तो जो हाइट जो हमने मार्क किया था बी, वो बी सी से ऊपर आ रहा है, ए सबसे नीचे है, ए सबसे नीचे है ओनली वाटर। वाटर में जब आपने शुगर डाला तो हाइट जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, जाहिर सी बात है, उसमें आपने शुगर डाला तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ना, तो वो हाइट जो है वो इंक्रीज होगी। लेकिन अभी क्या हुआ, जब हमने उसी शुगर को डिसॉल्व कर दिया तो अभी भी तो शुगर उसी में है ना, लेकिन डिसॉल्व होने के बाद वो हाइट जो है वो फिर से नीचे कैसे आ गई? ये ए से अबव है, सी ए से अबव है, आप देख सकते हो, लेकिन बी से नीचे कैसे आ गई? तो ये एविडेंस हमें मिल रहा है कि जो हमारा वाटर था, वाटर में जस्ट हमने शुगर डाला तो अभी शुगर डिसॉल्व नहीं हुआ है, तो शुगर अपना वॉल्यूम ऐड कर रहा है, तो उसके वजह से हाइट इंक्रीज होगी। लेकिन जब शुगर डिसॉल्व कर लिया हमने, जब शुगर हमने डिसॉल्व कर लिया, तो ये जो शुगर के पार्टिकल्स है ना, वो कहीं पे जाकर के किसी खाली जगह को, यानी कि कोई वैकेंट स्पेस था वहां पे, उस स्पेस में अपने आप को जाकर के सेटल कर रहे हैं, यानी उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। कौन? शुगर के पार्टिकल्स। यानी कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ वैकेंट स्पेस थी, खाली जगह थी, तभी तो वहां पे शुगर के पार्टिकल्स चले गए और बैठ गए, जिसके वजह से वॉल्यूम अगेन डिसॉल्व होने के बाद बी से सी यानी नीचे आ जा रहा है, हाइट जो है वो नीचे आ जा रहा है, वॉल्यूम कम हो जा रहा है। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन क्या मिला, देयर आर एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन, लेट मी इरेज दिस, या सॉरी, देयर आर एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन वाटर पार्टिकल्स, जिसको इंटरपार्टिकल स्पेसेस कहते हैं। व्हेन शुगर डिसॉल्व्स इट्स पार्टिकल्स फिल दिस स्पेसेस। ठीक है, नाउ समरी ऑफ दिस सेक्शन अगेन। इस अभी तक हमने क्या सीखा इस सेक्शन में, कि गैसेस जो हैं, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, लॉट्स ऑफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, लिक्विड्स में नियरली इनकम्प्रेसिबल, स्मॉल इंटरपार्टिकल गैप्स, इंटरपार्टिकल स्पेस जो है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू गैस। डिसॉल्व सब्सटेंसेस कैन फिट इनटू दिस स्पेसेस। ठीक है, जैसे शुगर के पार्टिकल्स जो है वो वाटर के पार्टिकल के बीच में आ जाते हैं, तो इतना स्पेस होता है वाटर पार्टिकल्स के बीच में कि अगर कोई चीज डिसॉल्व हो रही है, तो जो चीज डिसॉल्व हो रही है उसके पार्टिकल इन स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं, फिल कर देते हैं। ओके, नाउ सॉलिड्स फिक्स्ड होते हैं, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, टाइटली फिक्स्ड होते हैं, स्मॉल गैप्स होता है, इंटर पार्टिकल सॉरी पार्टिकल्स आर पैक्ड टाइटली, हार्डली एंड कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है,
चलिए, यानी कॉम्प्रेसिबल नहीं होते हैं। नाउ हाउ पार्टिकल्स मूव इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर में पार्टिकल्स मूव कैसे होते हैं, इसको भी हमने पढ़ा है, लेकिन इसको अब एविडेंस करेंगे, इसको प्रूव करेंगे एक्टिविटी के जरिए, एक्सपेरिमेंट के जरिए। लेट अस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपकी बुक में है ये एक्टिविटी 7.8। क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट ले लो, ड्रॉप पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर। वाटर में जब पोटेशियम परमैंगनेट के ड्रॉप्स को हम डालते हैं ना, सॉरी, पोटेशियम परमैंगनेट को जब डालते हैं ना, तो आप देखोगे कि ऐसे स्ट्रिक्स बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से पिंक स्ट्रिक्स बनेंगे। ये आपका नीचे हो गया पोटेशियम परमैंगनेट, और ये जैसे जैसे नीचे जाता है, जब हमने डाला वाटर में, जैसे जैसे नीचे जाएगा पिंक स्ट्रिक्स बनेंगे इस तरीके से। तो ये क्यों बन रहे हैं, और थोड़ी देर में आप देखोगे कि पूरी तरह से जब ये डिसॉल्व हो जाता है, तो पूरा जो वाटर है वो पिंक, एक यूनिफॉर्म कलर का हो जाता है, पिंक कलर का। की कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर ऑलवेज मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, वो ऑलवेज मूव कर रहे हैं, और वही जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं उनको डिसॉल्व करा रहे हैं, और वही दिख रहा है आपको स्ट्रिक्स, स्टिक्स ऑफ पिंक कलर स्प्रेडिंग आउट। ये क्या शो कर रहा है कि वाटर के पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा मूव कर रहे हैं, और अपने साथ साथ जो पोटेशियम परमैंगनेट जो हमने डाला, वो उसको डिसॉल्व कर किए जा रहे हैं, डिसॉल्व किए जा रहे हैं। उसी चीज को आप देख रहे हो कि स्ट्रिक्स बन रहे हैं पिंक कलर के। Okay, this is why substances can dissolve and diffuse in water. वाटर में सब्सटेंसेस डिसॉल्व क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग, हमेशा मूव हो रहे हैं। तो जो भी चीज में आप डालोगे जो उसमें डिसॉल्व हो सकता है, तो उसके पार्टिकल्स को, जैसे शुगर डाल दो या पोटेशियम परमैंगनेट इन दिस केस, तो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स को वो डिसॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मूव कर रहे हैं ना, तो डिसॉल्व कर लेते हैं। नाउ हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स मूवमेंट। जो वाटर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, उसको टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, तो द कलर spreads faster in hot water, slower at room temperature, slowest in ice cold water। यानी कि टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं हम, तो ये जो कलर स्प्रेडिंग है वो फास्टर हो जा रहा है, यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स इंक्रीज्ड व्हेन वी आर हीटिंग द वाटर। हीट एनर्जी लेकर के वाटर के पार्टिकल्स जो है वो काफी ज्यादा फास्ट मूव करने लगते हैं, जैसे हमने देखा है पहले भी। सॉलिड्स को हीट करते हैं तो क्या होते हैं, उनके पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है वो फास्ट हो जाता है, मोर विग्रस हो जाता है। वाटर के पार्टिकल्स को जब हम हीट करते हैं, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली, तो उनको जब हम हीट करते हैं तो वो जो मूव कर रहे थे फ्रीली, वो फास्ट मूव करने लगते हैं, फास्टर होने लगता है। तो वही देखो, मोर हीट एनर्जी, फास्टर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, फास्टर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगी तो कोई चीज जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। यही केस है कि अगर आप हॉट वाटर में शुगर डिसॉल्व करो, या फिर जिसे हम लोग टी बनाते हैं, चाय, चाय अगर ठंडी हो जाए तो उसमें अगर आप शुगर डिसॉल्व करोगे तो वो जल्दी डिसॉल्व नहीं होगी, लेकिन हॉट टी में या हॉट वाटर में जब शुगर डिसॉल्व करोगे तो वो इजीली कम टाइम में डिसॉल्व हो जाती है। क्यों, क्योंकि हॉट जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, आई होप इट इज क्लियर। मूवमेंट इन गैसेस, अब गैस के पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं उसके लिए भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेट अस फाउंड, आपको क्या करना है कि एक इंसेंस स्टिक ले लो, अगेन अगरबत्ती ले लो, उसको बर्न कर दीजिए, और कोई एक और पर्सन जो आपकी सिस्टर है या कोई और स्टूडेंट है, उसको कहो कि आप रूम के दूसरे कोने में खड़े हो जाओ। ठीक है, कुछ आफ्टर सम आफ्टर सम टाइम, वो जो स्टूडेंट है, जो सेकंड पर्सन है, उसके पास इंसेंस स्टिक की स्मेल आने लगती है। ठीक है, कैसे, क्यों आने लगी, क्योंकि इंसेंस स्टिक का जो स्मेल है या फिर जो गैस है, जो स्मोक निकल रहा है, उसी की वजह से उसकी उसके पास वो स्मेल जा रही है। यानी कि ये जो गैस है, जो स्मोक निकल रहा है इंसेंस स्टिक में से, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तभी तो वो रूम के दूसरे कोने में चला गया। तो की कॉन्सेप्ट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर इन कांस्टेंट फास्ट मोशन। कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, वो फास्ट मोशन में है, फिलिंग ऑल अवेलेबल स्पेस एंड कैरिंग अदर पार्टिकल्स विद देम। ठीक है, तो इंसेंस स्टिक के जो
में से जो गैस निकल रहा है, जो स्मोक निकल रहा है, उसमें इंसेंस स्टिक के भी पार्टिकल्स हैं, जिनकी वजह से हम उसके स्मेल को हम पहचान पा रहे हैं। तो उनको भी वो गैस जो है वो साथ में लेकर के जा रहा है। तो सेकंड पर्सन जो रूम के कॉर्नर में खड़ा हुआ है, उसको इंसेंस स्टिक का स्मेल आ जा रहा है। ठीक है? वही कह रहा है फिलिंग ऑल स्पेसेस एंड कैरिंग अदर पार्टिकल्स विद देम। इसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ other real life examples of movement of gases, cooking smells, aroma of food, जैसे कोई खाना बन रहा हो कहीं तो उसकी स्मेल हमें दूर से भी आ जाती है, क्योंकि गर्म फूड में क्या होता है ना, उसमें वेपर निकल रहे होते हैं, वाटर वेपर अपने साथ फूड के जो पार्टिकल्स हैं उनको भी लेकर के जाते हैं। ठीक है? तो वो जहां जहां जाते हैं, अगर पर्सन कोई वहां पे खड़ा है तो उसको उसकी खाने की स्मेल आ जाती है, अरोमा ऑफ फूड आ जाती है। नेक्स्ट, गैस लीक डिटेक्शन। गैस जो है सिलेंडर से अगर कहीं से भी अगर सिलेंडर से गैस लीक हो रहा है तो आप उसको स्मेल कर लेते हो। कैसे? क्योंकि जो गैस सिलेंडर से निकला वो कॉन्स्टेंटली फास्ट मोशन में है, मूव कर रहा है। तो वो आपके पास जब आया तो आपने उसको सेंस कर लिया। ठीक है? एयर फ्रेशनर भी तो ऐसे ही काम करता है, अपने हमारे रूम को फ्रेश करता है। तो उसमें से जो स्मेल आ रही होती है उसको आप स्मेल कर लेते हो, क्योंकि उससे भी गैस निकलते हैं ना, एयर फ्रेशनर से भी गैस निकलते हैं और उस गैस की जो खुशबू होती है वो आपके पास जब आती है, जो गैस जब आपके पास आता है तो आप उसको उसकी खुशबू को आप सेंस कर लेते हो। तो की कॉन्सेप्ट यही है कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं और फास्टर मोशन में। ओके, नाउ हाउ सोप क्लीन्स ऑयली स्टेन्स। ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है जिसका आंसर अब आपको मिल जाएगा। ये पार्टिकुलेट नेचर इन एक्शन, पार्टिकल नेचर जो होता है ना मैटर का, उसको एक्शन में अब हम देख रहे हैं। सोप क्या है? सोप अपना एक मैटर है, क्योंकि इसके पास मास है और इट टेक्स अप स्पेस, स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है ये। ठीक है? तो ये मैटर हुआ। अब ये मैटर है तो पार्टिकल से बना होगा, टानी पार्टिकल्स। तो ये हो गए टानी पार्टिकल्स ऑफ सोप, जो पिंक से मैंने दिखाया है राउंड शेप के। ठीक है? तो ये सोप जो है वो ऑयली स्टेन्स को ये क्लीन कैसे कर देता है? तो जब भी हम सोप का यूज कर रहे हैं तो वाटर भी लेते ही हैं। सपोज करो कि कोई कपड़ा है उसमें कहीं पे ऑयल लगा हुआ है, ऑयली स्टेन्स है। ठीक है? वहाँ पे हमने सोप लगाया तो वो साफ कर देता है। कैसे कर देता है? सोप के पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो सपोज़ करो कि ये ऑयल का ऑयली स्टेन है, ऑयल का कोई पार्ट है, ऑयल का पार्टिकल है। ठीक है? इससे ये जो है ना सोप के पार्टिकल्स का हाफ ऑफ द पार्टिकल जो है वो ऑयल स्टेन से ये लोग चिपक जाते हैं। ये सारे पार्टिकल्स जो हैं सोप के, वो ऑयल स्टेन से क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। और ये जो आउटर पार्ट ऑफ द सोप पार्टिकल्स हैं, सोप के पार्टिकल्स हैं, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है? तो इस वजह से वाटर के साथ जब वाटर बहता है, जब तो ये जो ऑयल स्टेन है इसको साथ में लेकर के ये बह जाते हैं। ठीक है? क्योंकि हाफ ऑफ द जो एक पार्ट है सोप के पार्टिकल्स का, हाफ ऑफ द पार्ट ये आपका स्टिक हो जाता है ऑयल स्टेन से, सबके। ठीक है? ऑयल स्ट्रेंथ से सब जाकर के चिपक गए। और लेकिन बाहर वाला जो आउटर पार्ट ऑफ द सोप पार्टिकल है वो वाटर में डिसॉल्व होने वाला है, क्योंकि सोप वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो वाटर में डिसॉल्व होकर के साथ में ये वाटर के साथ-साथ ऑयल स्टेन्स को भी लेकर के बहाकर चले जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, ऑयल स्टेन्स जो है वो साफ हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। ठीक है? तो देखिए चैप्टर का भी यहाँ पे समरी है, हमने क्या पढ़ा और इसके साथ हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। और आपको ये जो जो मैंने स्लाइड बनाई है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, उसको आप लोग जॉइन कर लो। वहाँ पे हम लोग डाउट्स को क्लियर करते हैं। इस चैप्टर के भी रिगार्डिंग अगर कुछ भी डाउट है, तो आप लोग वहाँ पे बेझिझक पूछ सकते हो। वहाँ से पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएँगे, ओके? और इस चैनल पे हम लोग मैथ्स और साइंस बहुत अमेजिंग तरीके से पढ़ते हैं, तो अभी तक डिकैल्सीफाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। जेईई के लिए भी हम लोग यहाँ पे फाउंडेशन की प्रिपरेशन करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सारे नोट्स, सारी वीडियोस, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।